हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा अग्रहरी। आज मैं आपको आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूं और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, निश्चय ही आपको लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक कोटेशन। देखिए, एक बात, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आप ये सोचें कि कल मेरा एग्जाम है, ठीक है, तो और मैं इस टॉपिक को आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर इस सोच के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप के सर पे एग्जाम आता है तो आप सारे कंसंट्रेशन होकर क्या करते हैं, एक जगह सारा दिमाग लगा कर जब पढ़ते हैं तो आपको याद रह जाता है। और उसके पहले आप लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे वैसे पढ़ाई किया, कभी मोबाइल चला लिया, कभी कुछ चला लिया। तो जब भी आप पढ़ाई करिए तो आप ये सोचिए कि मैं इसे आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मेरा कल एग्जाम है। अगर आप इस सोच के साथ तैयारी करेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा और फिर कोई भी एग्जाम होगा आप उसे आसानी से क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो मेरी कोटेशन है, जो थॉट है, इसी के बारे में है। देखिए क्या है, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। क्या है, जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे, ठीक है। ओके, समझ गए। जब भी आप पढ़ाई करिए तो पहले आप 5 मिनट खुद को दीजिए। मीन्स आप सोचिए कि मैं इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहा हूँ या क्यों पढ़ रही हूँ और मैं किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। आप उसको सोचिए थोड़ी देर, फिर आप पढ़ने बैठिए और आप ये सोचिए कि मेरा एग्जाम एक हफ्ते है या कल है। अगर आप ये सोच के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप ये करके तो देखिए, ज़्यादा नहीं, आप एक हफ्ता बस इसको करके देखिए। जब भी पढ़ें आप एकदम सारा कंसंट्रेशन एक जगह पर लगा दीजिए, मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, तब आप पढ़ाई करिए। तब आप देखेंगे कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक आपने पढ़ा है आपको वो कितना याद रहता है। तो आप देखेंगे कि आपको 90 से 95% याद हो जाएगा, ठीक है। आप ये करके देखिए, मेरा चैलेंज है आपसे। अगर आप ये जो मैं बता रही हूँ, जो आप ये इतना करेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक टॉपिक से। आज का टॉपिक है वित्त आयोग। देखिए, मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दोबारा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं इस वीडियो में यही कोशिश करूंगी कि आपको 80 to 90% यहीं पे याद हो जाए। मीन्स इसी क्लास पे ही आपको याद हो जाए और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप ये वीडियो 2 बार आप देख लेते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आज का टॉपिक है वित्त आयोग, ठीक है। देखा होगा वित्त आयोग से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि वित्त आयोग हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है। देखिए, जो वित्त आयोग है ये इकोनॉमिक में भी आता है इसका टॉपिक और हमारा पॉलिटी में भी आता है। तो मैं अभी इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ा रही हूँ तो मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब मैं पॉलिटी में पढ़ाऊंगी तब मैं इसको एक बार आप लोगों को और रिकॉल करा दूंगी, ठीक है। ओके, तो वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? हमारा 280 और 281 में उल्लेख है, ठीक है। वित्त आयोग का अगर आ जाए तो कितने में उल्लेख है? 280। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन किस संविधान के अंतर्गत किया गया है, तो कौन सा है वो? अनुच्छेद 280 में, ठीक है। ओके, ये क्या है? देखिए, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1951। किसमें, कब हुई थी? 22 नवंबर 1951, ठीक है। इसका गठन किसके द्वारा होता है? पूछ लेता है एग्जाम में कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, ठीक है। कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। इसकी सिफारिश केवल एक सलाहकारी की भूमिका है। क्या है? इसकी सिफारिश केवल सलाहकारी है, ठीक है। ओके, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। देखिए, वित्त आयोग का गठन किस संविधान के अंतर्गत किया गया है? 280 के अंतर्गत। और क्या है इसमें? ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा गठन किया गया था? तो पूछे क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। कितने वर्ष में? 5 वर्षों में। इसकी सिफारिश केवल सलाहकारी है, ठीक है। अब तो आपको याद हो गया होगा। इसीलिए मैं आपके लिए मल्टीपल बार बोलती हूँ, ताकि क्या होता है ना, सुनने से हमें ज्यादा याद हो जाता है, ठीक है, जिससे आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। देखिए, इसकी संरचना क्या है? देखिए, इसकी संरचना में क्या होता है? कितने लोग होते हैं? देखिए, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष क्या है? लोक संबंधी मामलों का ज्ञाता होता है। क्या है? लोक संबंधी मामलों का ये ज्ञाता होता है, ठीक है। वही जो हमारे अन्य 4 सदस्य होते हैं वो क्या है? 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं,
ठीक है, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। अब देखिए, संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन की विधि के निर्धारण के आधार पर इनको रखा जाता है। किसके आधार पर? योग्यता और चयन की विधि के आधार पर, ठीक है, इन्हीं के आधार पर इनको रखा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इनके कार्य क्या है। देखिए, वित्त आयोग क्या करता है? ये संघ एवं राज्यों में पैसों का वितरण करता है, ठीक है। इसको कैसे? पैसों का मतलब वित्त का वितरण करता है, ठीक है। देखिए, हमें वित्त आयोग के क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों आवश्यकता पड़ा? इसका कभी आपने सोचा है वित्त आयोग की क्यों हमें आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि राज्यों और संघों में क्या हो जाए, जो पैसों का है, पैसों का अच्छे से वितरित हो जाए, इसलिए एक आयोग बनाया गया जिसे हम लोग वित्त आयोग बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करना इसका कार्य क्या है। भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं कि संघ और राज्यों के बीच जो हमारा कर मिलता है, जो पैसे कहाँ से आते हैं, जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं, ठीक है। मैंने आपको टैक्स के बारे में बताया है कि टैक्स कौन कौन से होते हैं। एक आता है डायरेक्ट टैक्स होते हैं और एक आता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसका मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो भी बहुत डिटेल में। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए मेरा प्रीवियस लेक्चर एक बार देखिए और फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हमें जो टैक्स मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, संघ में भी बांटते हैं और राज्यों में बांटते हैं। तो इसको बांटने के लिए हमें किस आयोग की स्थापना की गई? इतना जानिए, इसकी वित्त आयोग की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्योंकि जो टैक्स का कर का जो वितरण है इसका सही तरीके से हो जाए, इसी वजह से वित्त आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। ओके, अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए, ठीक है। पूछ ले एग्जाम में, किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान एवं सहायता दिया जाना चाहिए? तो कौन सा अनुच्छेद है? 275, ठीक है। ओके, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों की आपूर्ति एवं राज्यों में की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश करता है। क्या करता है ये जो राज्य वित्त आयोग द्वारा क्या करते हैं, सिफारिशों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए संसाधन की हम लोग आपूर्ति करते हैं। किसके लिए? राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, ये पंचायत एवं नगर पालिका में जो संसाधन है उसकी आपूर्ति के लिए राज्य संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश करता है। मीन्स जो उसमें सुधार हो सके उसकी ये सिफारिश करता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त में निहित हो, और क्या सरकार है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, ये भी किसका काम है? वित्त आयोग का। जो राष्ट्रपति निर्देश देता है, प्रदान करता है या देता है, तो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? वो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, ठीक है। ओके, जो ये आज वित्त आयोग चल रहा है, ये कितना वित्त, कौन सा चल रहा है वित्त आयोग? ये 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। पूछ लिया जाता है कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कितनी बार पूछा गया एग्जाम में, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? श्री एन.के. सिंह। कौन है? श्री एन.के. सिंह। कौन है? श्री एन.के. सिंह। और देखिए, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष है। देखिए, इसका कार्यकाल 2020 से 21 तक, 2020-21 एवं 21-22 से कितना है ये? 2025 एवं 26 तक, ठीक है। कितना है? 2025 एवं 26 तक है इसका कार्यकाल, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे इसके सदस्य कौन कौन से हैं। तो सदस्य कौन कौन से हैं? अजय नारायण झा। कौन है? अजय नारायण झा। डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लहरी, ये अंशकालिक हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र, ये भी क्या है? अंशकालिक हैं, ठीक है। ये 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा कब की गई है? तो कब की गई? 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की गठन की गई है, ठीक है। कब की गई है? किसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है, प्रेसिडेंट की स्वीकृति लेना आवश्यक है, ठीक है। ये देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की गई। कब की गई है? 27 नवंबर 2017 को, ठीक है, गठन की गई है। ओके, अब देखिए, आयोग संघ की राजकोषीय परिस्थिति से लड़ने आयोग संघ की राजकोषीय परिस्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करते हुए कर में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की गई है? ये 41% हिस्सेदारी राज्यों की निर्धारित की गई है, ठीक है। ओके, अब देखेंगे, आयोग निम्न क्षेत्रों में मापन योग्य प्रदर्शन आधारित
प्रोत्साहन को प्रस्तुत करेगा। कौन कौन से प्रस्तुत करेगा? लोक लुभावने उपायों पर नियंत्रण करना। किस किस पे? जो देखा होगा बहुत कौन कौन सा? बहुत लोक लुभावने उपायों पर नियंत्रण करना। कर एवं गैर कर राजस्व में वृद्धि हेतु किए गए प्रयासों की प्रगति की समीक्षा करना। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन देना। क्या है? क्या क्या है? देखिए, जो लोक लुभावने उपाय हैं उसको क्या करना? वो ज्यादा हो गया उसको क्या करेगा? ये नियंत्रण करेगा। ठीक है। कर एवं गैर कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए क्या करेगा? प्रयासों की प्रगति की समीक्षा करेगा। ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन देगा। ठीक है। और आदि इसके कार्य हैं। अब हम देखेंगे कि राज्यों के करों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। देखते हैं हम लोग क्या है। जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? 15%। क्षेत्रफल कितना है? 15%। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल कितना है? 15%। वही हम देखेंगे वन और पारिस्थितिकी कितना है? 10%। कितना है? वन और पारिस्थितिकी 10%। आय का अंतर कितना है? 45%। ठीक है। आय का अंतर कितना है? 45%। कर एवं राजकोषीय प्रयास कितना है? 2.5% है। कितना है? 2.5% है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन कितना है? ये 12.5%। कितना है जनसांख्यिकी प्रदर्शन? 12.5%। ठीक है। ओके, अब तो आपको याद हो गया होगा ना अच्छे से। ओके, अब हम देखेंगे 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में कितना योगदान है? किसका योगदान है? ठीक है। तो कितना है? सर्वाधिक आवंटन वाले 5 राज्य और न्यूनतम आवंटन वाले 5 राज्य। न्यूनतम में हम किसका देखेंगे? ठीक है। कितने हैं? गोवा हो गया। कितना हो गया? गोवा हो गया। दूसरे में कितना आया है? सिक्किम आया। क्या है? न्यूनतम आवंटन वाले 5 राज्य कितना है? गोवा कितना कहता है? 0 पॉइंट। आप इतना याद रखिए, इसकी डाटा जरूरत नहीं है याद करने के लिए। कितना है? ये किसके संदर्भ में है? वर्ष 2021 से 26 के संदर्भ में है। ठीक है। पहला नंबर पे क्या हो गया? गोवा हो गया। ठीक है। फिर क्या हो गया? सिक्किम हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है? मिजोरम है। और 4th नंबर पे नागालैंड है। और 5th नंबर पे त्रिपुरा है। कितना कितना? एक बार और रिपीट करिए। फर्स्ट नंबर पे गोवा है, सेकेंड नंबर पे सिक्किम है, थर्ड नंबर पे मिजोरम है, 4th नंबर में नागालैंड है, 5th नंबर पे त्रिपुरा है। ठीक है। अब हम देखेंगे सर्वाधिक आवंटन वाले 5 राज्य। कौन कौन से सर्वाधिक आवंटन वाले 5 राज्य हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश आप देखते होंगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भी क्या है? ये पहले नंबर पे है। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? बिहार। क्या है? बिहार। तीसरे नंबर पे क्या है? मध्य प्रदेश। और चौथे नंबर पे कितना क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल। वही 5वें नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र। याद रखिएगा। ठीक है। ये सर्वाधिक आवंटन वाले 5 राज्य हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 15वें वित्त आयोग की सिफारिश। देखिए, इसमें 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। प्रथम किसके लिए था? प्रथम 2020 से 21 हेतु कितना है? 2020 से 21 हेतु। ठीक है। द्वितीय में क्या है? वर्ष 2021 से 26 हेतु। कितना है? वर्ष 2021 से 26 हेतु। जो द्वितीय है इसकी क्या करता है? रिपोर्ट की सिफारिश में क्या करता है? केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? अभी हमने पढ़ा कितना प्रतिशत है? 41%, मतलब 41% के राज्यों का हिस्सा है। ठीक है। जो कि हमारा 14वें मतलब 14वें वित्त आयोग में कितना था? 42%। ठीक है। और 15वें में कितना हो गया? 41%। अब हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसांख्यिकी परिवर्तन शुद्ध का शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है। जो 14 वित्त आयोग था उसमें क्या यूज किया गया? किस शब्द का? जनसांख्यिकी परिवर्तन शब्द का यूज किया गया, जिसे 15वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या के रूप में परिभाषित कर दिया गया। जो जनसांख्यिकी परिवर्तन था, जब ये 15वां वित्त आयोग आया तो इसको हम लोगों ने किसमें परिवर्तन कर दिया गया? जनसंख्या। ठीक है। ओके। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में कर प्रयास का शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, इसमें कभी कभी पूछ लेगा। ठीक है। तो माइंड में आप रखिएगा। ठीक है। 2020-21 की रिपोर्ट में कर प्रयास शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। याद रखिएगा। अब हम देखेंगे वित्त आयोग के मापदंड क्या हैं। देखिए, ये 14 वित्त आयोग था जो कि 2015 से 2020 तक था। और जो ये 15 वित्त आयोग है, ठीक है, ये कितना? 2021 से 2026 तक है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें आय का अंतर कितना है। आय का अंतर हमारा 15वें में कितना है? हमने पढ़ा था 45%, 45 पढ़ा था। ठीक है। इसमें कितना है? 50। क्षेत्रफल कितना है प्रतिशत? 15% था। इसमें कितना है? प्रतिशत, मतलब ये बराबर है। वही जनसंख्या 1971 में कितना है? 14 में 17.5 है। ठीक है। वही हम 15 में कितना है? जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 15 है। ठीक है।
अब जनसांख्यिकी प्रदर्शन में कितना था, पहले 10% था, अब कितना हो गया 12.5% हो गया। ठीक है, वही हम वन क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो कितना था 14 में 7.5 था। कितना था वन क्षेत्र 7.5। अब हम देखेंगे वन एवं पारिस्थितिकी में कितने प्रतिशत था, 10%। किसमें 10%, वन एवं पारिस्थितिकी। अब हम लोग देखेंगे कर एवं राजकोषीय प्रसार, ये कितना है 2.5। कितना है 2.5, किसमें 15 में, और 14 में कोई नहीं है। टोटल कितना हो गया, इसमें भी 100 हो गया और इसमें भी 100 हो गया। 2026 तक में है, उसमें भी 100, इसमें भी 100। ठीक है, एक बार आप देख लेंगे तो आप याद रखिएगा। देखिए आय का कितना है, देखिए आय का कितना है बताया था मैंने 45%, इसमें कितना है 14 में कितना है 50 है। क्षेत्रफल में दोनों में बराबर है। जनसंख्या में 17.5 है, ये किसके अकॉर्डिंग 1971 में। वही 2011 के अकॉर्डिंग 15वें में कितना है 15 है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन में 14 में कितना है 10 है, वही हमारा 15 में कितना है 12.5 है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 14 में 7.5। वही हम वन एवं पारिस्थितिकी हम देखेंगे 15वें में कितना है 10 है। कार्य एवं राजकोषीय प्रयास कितना है 2.5, जो कि हमारा 15 में ही है। तो टोटल इधर 100 इधर 100। ठीक है, देखेंगे नियोजन। किसको देखेंगे, नियोजन। देखिए नियोजन क्या है, नियोजन क्या है, जो हम फ्यूचर के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, तो उसको किसके अंतर्गत किया जाता है, नियोजन। नियोजन मतलब आपको नाम से ही पता चल पा रहा है किसी चीज की प्लानिंग करना है। ठीक है, किसी चीज की प्लानिंग करना है। ठीक है, भविष्य देखिए क्या है, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया मतलब उसमें क्या करना है और कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु संसाधनों के संबंध में निर्णय लेना। मतलब समझ गए कि फ्यूचर के लिए हमें लक्ष्य निर्धारण करने की ये जो प्रोसेस होती है, और मीन्स कि उसमें हम कौन से संसाधन के संबंध में कौन सा निर्णय ले, इसको क्या बोलते हैं, नियोजन। क्या बोलते हैं, नियोजन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके उद्देश्य क्या है, नियोजन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। देखिए इसके नियोजन उद्देश्य क्या है, आर्थिक समृद्धि। क्या है, आर्थिक समृद्धि, रोजगार में वृद्धि। ठीक है, आर्थिक समृद्धि। दूसरा रोजगार में वृद्धि, आय की असमानताओं में कमी। क्या है, आय की असमानताओं में कमी। दूसरा क्या है, गरीबी में कमी इसका करना। ठीक है, और क्या करना है, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना। समझ गए क्या क्या है। देखिए एक तो हमारा क्या है आर्थिक समृद्धि, और क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसलिए रोजगार में भी वृद्धि की जाएगी। और जो आय की असमानताएं हैं, मीन्स कि मेल को कम मिल रहा है और फीमेल को कम मिल रहा है और मेल को ज्यादा मिल रहा है, तो जो असमानताओं की, जो आय की असमानताएं हैं उसमें कमी करना। और क्या है, गरीबी में कमी लाना, अच्छे से अच्छी योजना बना करके गरीबी को दूर करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और क्या, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना। ठीक है, सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, किसके, नियोजन के उद्देश्य है। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां क्या है, कौन कौन सी, आइए देखते हैं हम लोग। क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन पूर्व सोवियत संघ किससे प्रेरित होकर, यूएसएसआर से प्रेरित होकर अपनाया गया था। ठीक है, नियोजन किस सूची का विषय है, एग्जाम में पूछ लेगा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ओके। अब क्या, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था, विश्वेश्वरैया। किसने किया था, विश्वेश्वरैया ने। किसने किया था, एम विश्वेश्वरैया ने किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक प्लेन इकोनॉमी ऑफ इंडिया में के माध्यम से कब किया था, 1934 में किया था। किसके माध्यम से, कौन सी इनके बुक का नाम था, प्लान इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया। किसके लिए, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के नाम से प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ष 1934 में, कब, वर्ष 1934 में फिक्की आई। ठीक है, फिक्की द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन को गंभीर जरूरत बताई गई। किसके द्वारा, अब देखिए वर्ष 1934 में क्या हुआ, फिक्की आई, इसके द्वारा राष्ट्रीय नियोजन को बताया गया कि इसकी जरूरत है। ठीक है, देखिए फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अब हम देखेंगे कांग्रेस योजना, द कांग्रेस प्लान। क्या है कांग्रेस प्लान, ठीक है, देखिए
राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। क्या किया गया इसमें? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। कब किया गया है? वर्ष 1938 में गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर किया गया था। ठीक है, कांग्रेस योजना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, जिनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे द बॉम्बे प्लान। अब हम देखेंगे कि बॉम्बे प्लान क्या है। ठीक है, वर्ष 1934 में 8 उद्योगपतियों के समूह द्वारा भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई गई। कितने लोगों के द्वारा? 8 उद्योगपतियों के समूह द्वारा। कब की गई थी? 1944 में। ठीक है, इसमें एक भारत के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई गई, जिसे बॉम्बे प्लान नाम दिया गया। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं गांधीवादी योजना। ठीक है, गांधीयन प्लान क्या है? गांधीयन प्लान देखिए, वर्ष 1944 में, भी कब? वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, किसके द्वारा? श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, अब देखेंगे जन योजना, द प्यूपिल प्लान। क्या है? द प्यूपिल्स प्लान। जन योजना क्या है? ये देखिए, वर्ष 1945 में रेडिकल ह्यूमनिस्ट नेता M.N. रॉय ने जन योजना प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? रेडिकल ह्यूमनिस्ट नेता जो कौन थे? M.N. रॉय ने जन योजना मतलब प्यूपिल्स प्लान प्रस्तुत किया। अब हम देखेंगे सर्वोदय योजना क्या है। द सर्वोदय प्लान हमारा क्या है? देखिए, सर्वोदय योजना प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जो समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अब आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है ये टॉपिक, योजना आयोग, द प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, द प्लानिंग कमीशन। आइए क्या है देखिए, इसकी स्थापना, देखिए एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो कब की गई है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, किसकी अनुशंसा पे? नियोगी समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये किसके प्रस्ताव द्वारा? मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? गैर संवैधानिक है और सलाहकारी निकाय। पूछ लेता है योजना आयोग क्या है? गैर संवैधानिक है, मतलब इसको बनाया गया है, इसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। जो संवैधानिक होता है मींस वो कॉन्स्टिट्यूशन के में मेंशन रहता है। ठीक है, लेकिन जो गैर संवैधानिक होता है ये आयोग द्वारा मींस कमीशन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, अब इसकी संरचना हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष होता था वो कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। वही हम उपाध्यक्ष देखेंगे तो कौन है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, जो प्रधानमंत्री जो नियुक्त करेंगे तो वही ये उपाध्यक्ष होंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदन। याद रखिएगा, मैंने बोला ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, योजना आयोग का समापन कर दिया गया है। कब किया गया है? पूछ लेगा एग्जाम में, कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। उसके स्थान पर क्या आया है? नीति आयोग। नीति आयोग के गठन के साथ ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2015 को 1 जनवरी 2015 को जब नीति आयोग बन गई है तो हमारा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यही डेट को कब इसकी स्थापना की गई है? तो कब की गई है? 1952 में इसकी स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसके सदस्य कौन है? केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक एवं अन्य हैं। और इसमें कौन कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है और या प्रशासक एवं अन्य भी इसमें शामिल है। ठीक है, देखिए मैं एक बार रिकॉल आपको करा दे रही हूँ। देखिए, जो भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित गतिविधियां कौन कौन सी हैं? देखिए, इसकी जो गतिविधियां हैं किससे शामिल हुई थी, किससे प्रेरित होकर ये अपनाया गया था? अभी हमने बताया था किससे प्रेरित होकर के? यूएसएसआर से प्रेरित होकर के ये इसने अपनाया था। ठीक है, और ये नियोजन जो है समवर्ती सूची की विषय है। ठीक है, और इसमें कब जरूरत पड़ी? जब इसकी फिक्की योजना आई। क्या आई? देखिए, जब इसमें फिक्की, इसे बता रही हूँ, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित गतिविधियां, मैंने बताया था ये कब प्रेरित होकर आई है? ये आई है किससे प्रेरित होकर के? यूएसएसआर से प्रेरित होकर के इसको अपनाया था। ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, और इसे ऐसा कौन सा कमीशन आया? किसके द्वारा? तो किसके द्वारा आया है?
ये फिक्की द्वारा, ठीक है, फिक्की द्वारा पता चला कि इसकी भारत में आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका विचार किसने दिया था? सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी ऑफ आवर इंडिया में इसको प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और क्या है इसमें? ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्लान आया था? हमने बताया था कांग्रेस प्लान आया था। ठीक है, और क्या आया था? गांधीयन प्लान आया था। ठीक है, गांधीयन प्लान एंड बॉम्बे प्लान, ये हमारा क्या आया था? साथ साथ। ठीक है, और क्या आया था? फिर जन योजना आया था। क्या आया था? जन योजना आया था। फिर इसके बाद हमारा क्या आया था? सर्वोदय योजना आया था। ठीक है, जन योजना और फिर सर्वोदय योजना, फिर योजना आयोग आया था, जो मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिए, योजना आयोग। उसके बाद क्या आया था? एनडीसी आया था। एनडीसी मीन्स नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1952 को हुई थी। वह योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसकी डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब हम आएंगे प्लानिंग कमीशन, अब हम लोग क्या आएंगे? 5 ईयर प्लान, मतलब पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखिए एग्जाम में जरूर से एक नंबर से क्वेश्चन जरूर आता है। इससे क्या जाता है? ये किस पर आधारित है? ठीक है, किस पर आधारित है और इसमें कौन सा प्राथमिकता दी गई थी? ठीक है, इससे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए क्या है, इसकी अवधि कब हुई थी? वर्ष 1951 से 1956 तक हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? वर्ष 1951 से 1956 में हुई थी। किस पर आधारित थी? कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो आप क्या बोलेंगे हायरार्ड डामर मॉडल पे, हायरार्ड डामर मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना। क्या है इसका उद्देश्य? अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना। अब हम देखेंगे कि इसकी प्राथमिकता क्या है। देखिए जब पहला पंचवर्षीय योजना आया, क्योंकि हमारा उसी समय देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो हमें क्या हुआ? तो हमारा देश एक बहुत बड़ी गरीबी से जूझ रहा था। ठीक है, गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था, जिसकी वजह से हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, जिसमें हमने प्राथमिकता दी, किसकी दी? कृषि की दी, मतलब एग्रीकल्चर का अगर आ जाए तो किसमें लगाएंगे आप? प्राथमिक में। किसमें लगाएंगे? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो किसको दी गई प्राथमिकता? देखिए इसमें कृषि को दी गई, मूल स्थिरता को दी गई, विद्युत एवं परिवहन क्षेत्र, ये सबकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब इसका लक्ष्य कितना था? लक्ष्य इसको 2.1% रखा गया, जो कि हमें, ये बहुत ही सफल योजना थी, जो कि हमें प्राप्त हुआ। कितनी प्राप्त हुई है? 3.6% प्राप्त हुआ। ठीक है, हमें लक्ष्य से कई ज्यादा। तो विशेष क्या है इसमें? देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ, अभी हमने क्या बताया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म तिथि पे कब बताया गया था? 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना, ठीक है, कब प्रारंभ किया गया है? 2 अक्टूबर 1952 में। याद हो गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ है? वर्ष 1951 से 1956 की अवधि थी। कभी कभी क्वेश्चन अवधि से ही पूछ लेता है। किस पर आधारित थी? तो किस पर? हायरार्ड डामर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास करना। ठीक है, फिर मैंने बताया था क्या था, जब हम लोग, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि उस समय हमारा देश बहुत चीजों से जूझ रहा था। ठीक है, तो हमने किसका विकास करना चाहा? कृषि का, मूल स्थिरता का, विद्युत और परिवहन क्षेत्र का। इसका लक्ष्य कितना रखा गया? 2.1%, और कितनी प्राप्ति हुई है? 3.6% प्राप्ति हुई है। इसका विशेष क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो कि 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ है। अब हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए द्वितीय में क्या किया गया है? हम लोगों ने क्या किया गया है? बहुत ज्यादा विकास किया गया है, जिसमें इंडस्ट्री का भी हम लोग डेवलपमेंट किए हैं, उसका भी स्थापित किए हैं। ठीक है, इसकी अवधि कब हुई है? 1956 से 61 के बीच में इसकी अवधि है। ये किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर। किसके मॉडल पर? पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित है। इसकी प्राथमिकता क्या थी? तीव्र औद्योगिकरण, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग औद्योगिकरण की ओर अग्रसर हो जाएं। ठीक है, भारी एवं बुनियादी उद्योग की स्थापना करना। इसका लक्ष्य हमारा कितना रखा गया था? 4.5% लक्ष्य रखा गया था, जो कि ये असफल रही। कितना हमें मिला? 4.3% इसमें हमें मिला। इसका विशेष क्या है? देखिए इसमें स्थापना की गई है। भिलाई पूछ लेता है, भिलाई की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? रूस के सहयोग से स्थापना हुई है। ठीक है, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना हुई। भिलाई में रूस के सहयोग से, वही दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना हुई है, और राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से
स्टील प्लांट की स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें प्लांट लगाया गया था, क्या है, जो भिलाई में जो रूस के सहयोग से लिया गया था, वही दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से लिया गया था, और राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से लिया गया था। ठीक है, ओके। ये किस पर आधारित प्रणाली थी? समाज के समाजवादी प्रणाली पर आधारित औद्योगिक नीति 1956 थी। ठीक है, समाज के समाजवादी प्रणाली पर आधारित औद्योगिक नीति 1956 पर थी। अब हम देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, थर्ड में कौन कौन कितना है, ये वर्ष 1961 से 1966 तक थी। ठीक है, कितना थी? वर्ष 1961 से 1966 में थी। ये किस पर आधारित थी? जॉन सेंडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर। किस पे? जॉन सेंडी एवं एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता क्या थी? आत्मनिर्भर करना। ठीक है, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, मतलब अपने से इकोनॉमी जनरेट करना। ठीक है, इसमें क्या था? इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? ये तो और असफल थे, 5.6 रखा गया था, जो कि हमें मिला 2.8% हमें इसकी प्राप्ति हुई है। ठीक है, क्यों हुई थी? क्यों ये असफल रही है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 1962 में भारत एवं चीन की युद्ध हुई। भारत एवं चीन के बीच युद्ध हुआ, इंडिया एवं चाइना के बीच में युद्ध हुआ। और फिर हमारा क्या हुआ, 1965 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसकी वजह से हमारा ये असफल रहा। ठीक है, दो रीजन असफल के कारण बताया। 1962 में हमने बताया था, हाँ, इंडिया और चाइना के बीच में था, और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का आत्मस्फूर्ति की अवस्था में प्रवेश, इसमें क्या हुआ है? टेक ऑफ स्टेज में प्रवेश हुआ। ओके, देखिए विशेष, इस योजना के दौरान वर्ष 1962 में चीन तथा वर्ष 1965 में पाकिस्तान से युद्ध किया, जिसकी वजह से ये बहुत असफल रही। ठीक है, अब हम देखेंगे योजना अवकाश। अब देखिए कुछ योजना अवकाश, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। ठीक है, तो योजना अवकाश बनाया गया। देखते क्या है योजना अवकाश? प्लान हॉलिडे। आइए अब देखते हैं योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे। क्या है प्लान हॉलिडे? देखिए ये कब आया? 1966 से 1969 में इसकी योजनाएं आई। 3 वार्षिक योजनाएं, मतलब 3 वर्ष की योजनाएं बनाई गई। ठीक है, देखिए इसकी किसकी प्राथमिकता दी गई? कृषि की प्राथमिकता दी गई, जो किससे रिलेटेड है? कृषि में, मतलब खाद्यान्न उत्पादन पर बल दिया गया। किस पे बल दिया गया? इसकी योजना अवकाश का कृषि पर बल दिया गया। इस समय क्या लाया गया है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? हरित क्रांति की। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हरित क्रांति के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। क्या है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? इसकी जो अवधि है 1969 से 1974 तक है। कब तक है? 74 तक है। ठीक है, इसके दिशा निर्देश कौन है? अशोक रुद्रा एवं अन्य है। इसके दिशा निर्देश कौन है? अशोक रुद्रा एवं अन्य है। इसकी जो प्राथमिकता दी गई है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता। क्या है? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता, मतलब स्वावलंबन बने। ठीक है, प्रगतिशील उपलब्धि। इसका जो लक्ष्य दिया गया है 5.7 लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और जो इसकी प्राप्ति हुई है 3.3%, ये भी बहुत कम था। ठीक है, इस पे कृषि के विकास पर, इस पंचवर्षीय योजना पे कृषि के विकास दर पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना की गई है? किसकी शुरुआत की गई है? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई है, जो क्षेत्रीय विषमता को दूर कर सके। ठीक है, इसकी विशेष क्या है? इस योजना के दौरान वर्ष 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ है? 1971 में भारत और पाक युद्ध हुआ, जिसमें से क्या कर दिया गया है? देखिए, जब डिवीजन के समय क्या हुआ था, एक हमारा वेस्ट पाकिस्तान, जो आज के दौर पर हमारा क्या है? जो आज के दौर पर हमारा पाकिस्तान है, और ईस्ट, और एक क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, जो हमारा 1971 में बना दिया गया है बांग्लादेश। क्या बना दिया गया है? बांग्लादेश। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन सा है? 5वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। इसकी अवधि 1974 से 1979 थी। ठीक है, कितना थी? 1974 से 1979 थी। और एक बार और, इसी योजना में, मतलब इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का क्या दिया गया? नारा दिया गया। ठीक है, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई। किसके प्राथमिकता दी गई? गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाव एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की गई। योजना का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया एवं जारी किया गया। किसके द्वारा? डीपी धर द्वारा। डीपी धर द्वारा योजना का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया और इसको जारी किया गया। इसका जो लक्ष्य है ये सफल रही, 4.4% लक्ष्य किया गया, जो कि ये 4.8% इसका प्राप्ति हुई। ठीक है, वर्ष 1974 में
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 1974 में। विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य घोषित किया गया, इसमें ध्यान किया गया। ठीक है, और क्या है? आपातकाल की घोषणा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बल दिया गया। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बल दिया गया। गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण किया गया। अब ये क्या कर दिया? ये क्या किया गया है? एक साल कितने वर्ष तक निर्धारित थी? 1979 तक निर्धारित थी, लेकिन जनता पार्टी सरकार द्वारा ये एक साल पहले ही इसकी समाप्ति कर दी। कब कर दी गई है? 1978 के द्वारा। तो पूछ लेगा एग्जाम में कि एक वर्ष किसमें कम है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक वर्ष कम है। फिर इसके बाद आता है क्या लाइए? रोलिंग प्लान। क्या लाया गया है? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान योजना का सुझाव किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? गुन्नार मिर्डल द्वारा दिया गया था। एक नई योजना की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी सरकार ने समाप्ति कर दी थी। तो किसके द्वारा की गई थी? जनता पार्टी सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसे बोला गया है रोलिंग प्लान की संज्ञा जिसे दी गई है। इस योजना पर रोजगार पर विशेष बल दिया गया। किस पे दिया गया विशेष बल? रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। अब हम देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि कितनी है? देखिए, हम लोग 5वीं में क्या किए थे? गरीबी उन्मूलन से संबंधित हम लोगों ने प्राथमिकता दी थी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग तरह तरह की स्कीम पे वर्क करेंगे, जिसमें हो गया ट्राइसेम हो गया। क्या हो गया? ट्राइसेम हो गया, IRDP हो गया, ठीक है, NREP हो गया। ठीक है, इस पे योजना बनाई गई। ठीक है, ये भी एक सफल योजना थी। ठीक है, छठवीं। इसकी अवधि कितनी थी? 1980 से 1985 से। ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि ट्राइसेम, IRDP, NREP आदि योजना का किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो आप क्या बताएंगे? छठी में की गई। छठी में कौन कौन सी की गई थी? ट्राइसेम, IRDP और NREP आदि योजना और कार्यक्रम की सहायता से गरीबी एवं बेरोजगारी में निरंतर कमी करने तथा जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसकी प्राथमिकता क्या थी? गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी लाना। क्या किया गया है? कि जो गरीबी और बेरोजगारी में धीरे धीरे कमी लाना। इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? 5.2% रखा गया है, जो कि हमें प्राप्ति हुआ है 5.7%। मतलब सफल योजना थी। अब हम देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका क्या है? वर्ष 1985 से 90 के बीच में इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना। क्या है? तथा उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। क्या करना? एक तो हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। इसकी जो प्राथमिकता है हमने दिया भोजन, काम और उत्पादकता पर बल देते हुए गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय विषमता पर प्रहार किया। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर की तुलना में तेज वृद्धि की गई। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर की तुलना में तेज वृद्धि दर की गई। इसका लक्ष्य 5% रखा गया, जो कि हमें 6% मिला। ठीक है, इसमें क्या किया गया? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी योजना के अंतर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। IRDP योजना के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण परिवार का अंगीकरण किया गया है। ठीक है, गरीबी रेखा को परिभाषित करने हेतु IRDP के तहत परिवार को इकाई के रूप में चुना गया। ठीक है, जो गरीबी रेखा को हम परिभाषित करने के लिए हमने किसको चुना है? परिवार को इकाई के रूप में चुना गया है। अब हम देखेंगे केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं योजना 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई। ठीक है, 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई। इसमें क्या आया? फिर 2 वार्षिक योजना आए, जो 1990 से 91 के बीच में आए और 1991 से 1992 के बीच में आए। ठीक है, अब हम देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992 से 1997 के बीच में आए। इसका जो ये किस पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर। किस पे थी? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसकी प्राथमिकता थी मानव संसाधन अधोसंरचना विकास करना। क्या था? मानव संसाधन अधोसंरचना विकास करना, जैसे परिवहन, संचार, ऊर्जा एवं सिंचाई आदि पर पर्याप्त बल देना। ठीक है, मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया। ठीक है, अगर मानव विकास हो जाएगा तो ये सारे विकास प्रयासों का सारतत्व इसको मान लिया गया। इसका लक्ष्य 5.6% था, जो कि हमें मिला 6.8%। ठीक है, ये भी एक सफल योजना थी। अब हम देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि वर्ष 1997 से 2002 तक थी। इसकी प्राथमिकता थी सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि। क्या थी? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि, उदारीकरण सहित वित्तीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत। ठीक है, उदारीकरण सहित वित्तीय और आर्थिक सुधारों की शुरुआत। इसका लक्ष्य था 6.5%, जो कि हमें मिला 5.4% मिला। कितना मिला हमें? 5.4% हमको मिला। ठीक है,
5.7% भी इसको बोलते हैं। अब हम आएंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि है वर्ष 2002 से 2007 तक। इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया 8% और इसकी प्राप्ति हुई है 7.6%। विकास के 11 संकेतकों हेतु निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। ठीक है, निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण किसके हेतु किया गया है? विकास के 11 संकेतकों के, 11 इंडिकेटर्स के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि है 2007 से 2012 तक। इसकी प्राथमिकता है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसके अंतर्गत आता है? तीव्रतम एवं अधिक समावेशी समृद्धि की ओर। क्या है? तीव्रतम एवं अधिक समावेशी समृद्धि की ओर पूछा गया है। इसका लक्ष्य क्या है? 9% इसका लक्ष्य है, जो कि हमें कितने प्रतिशत मिला है? 8% हमें मिला है। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारण लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में 9% औसत वृद्धि दर हुई है। कितना हुआ है? जीडीपी में 9% औसत वृद्धि दर। कृषि जीडीपी में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब इसको आप याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है इसका प्राथमिकता? तीव्रतम एवं अधिक समावेशी समृद्धि की ओर। अब हम देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम देखेंगे कब, कितनी इसकी अवधि थी? वर्ष 2012 से 2017 तक थी। ठीक है, इसकी प्राथमिकता क्या की गई? तीव्रतम, धारणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि। क्या है? तीव्रतर, धारणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि। इसका लक्ष्य 8 है। ठीक है, सर्वाधिक व्यय किस पे हुआ? सामाजिक सेवाओं पर। ठीक है, सर्वाधिक व्यय किससे हुआ है? सामाजिक सेवाओं पर। योजना की निगरानी हेतु लक्ष्य बनाए गए। देखिए, जीडीपी में 8% की वृद्धि दर की गई। कितना है? 8% की वृद्धि दर किस पे की गई है? जीडीपी पे। वही हम देखेंगे कृषि में 4% की वृद्धि दर, अभी हमने 11वें में पढ़ा है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में हमारा कितना किया गया? 10% की वृद्धि दर। हेड काउंट रेशियो आधारित गरीबी में 10% की कमी लाई गई। हेड काउंट रेशियो आधारित गरीबी में 10% की कमी लाई गई। 50 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन किया गया। कितने मिलियन? 50 मिलियन। योजना के अंत तक कुल प्रतिस्थापना दर TFR कितना हुआ? कितना करना है? 2.1 करना है। ठीक है, ये कितना है? इतना आप याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय में क्या हुआ था? तीव्रतर, धारणी और अधिक समावेशी समृद्धि। और आप इसको याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। और जो हमें बीच में हमारा क्या आया है? योजना आयोग आया है। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, किसमें क्या लाया गया है? गरीबी उन्मूलन लाया गया है। वही हम छठी योजना याद रखेंगे, इसमें ट्राइसेम, IRDP, NREP आदि योजनाओं पर काम किया गया है। ठीक है, ओके। अब हम आएंगे नीति आयोग। देखिए, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी एग्जाम में नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग का फुल फॉर्म और स्थापना पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कभी हमने देखा 1 जनवरी 2015 को की गई है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत का पालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दे पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक के रूप में इसकी वो हुई है। क्या हुआ है? इसका स्थापना हुई है। ठीक है, एक ये एग्जाम में पूछ लेगा, थिंक टैंक से आप क्या समझते हैं? यह थिंक टैंक किसका रूप है? तो किसका है? नीति आयोग का। ठीक है, पूर्ववर्ती संस्था मैंने बताया था, योजना आयोग की तुलना में ये क्या है? अधिक समावेशी और दक्ष संस्था है। ठीक है, यानी योजना आयोग से अधिक अच्छी है ये, तभी तो इसको लाई गई है। इसकी प्रकृति क्या है? कार्यकारी निकाय एवं गैर संवैधानिक, और ये सलाहकारी है। ठीक है, कार्यकारी निकाय गैर संवैधानिक सलाहकारी है। इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, जैसे योजना आयोग में होते थे। शासी परिषद क्या है? सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्यों के उप राज्यपाल। ठीक है, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री इस टाइम है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनबित पनगड़िया इसके प्रथम उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में कौन है? हमें बताइएगा कमेंट करके। प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। वर्तमान में कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य जानेंगे? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकसित करना, राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास करना। बॉटम अप अप्रोच था। देखिए, योजना आयोग क्या था? हाँ, टॉप टू बॉटम था। योजना आयोग टॉप टू बॉटम है, लेकिन हमारा नीति आयोग क्या है? बॉटम टू टॉप है, नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहा है। ठीक है, इसकी रणनीतिक अपनाना, ग्रामीण स्तर की योजनाएं हेतु तंत्र विकसित करना, समाज के पिछड़े वंचित वर्गों का विकास करना। ठीक है, ज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देना,
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति आदि। क्या क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास करना, बॉटम अप की रणनीति, ठीक अप्रोच ये। अब हम देखेंगे कुछ है, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से था। किसका था? राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। इंडिया विजन 2020 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एसपी गुप्ता थे। इंडिया विजन 2020 के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एसपी गुप्ता थे। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, हमें देख लिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया है, ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैराट डोमर मॉडल पर आधारित है, कई बार पूछा गया है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध 1966 से 1969 तक है। कितना है योजना अवकाश की अवधि? 1966 से 1969 तक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे लेक्चर को शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।